साथियों, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत में एक और विकल्प यानी दूसरे विकल्प की जरूरत थी, लेकिन वो विकल्प जल्दी नहीं मिल पाया। हालांकि जनसंघ के रूप में, राष्ट्रीय जनसंघ के रूप में कांग्रेस पार्टी के समानांतर एक विकल्प जनता के सामने था, लेकिन जनसंघ उतना कारगर हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद जब देश में इमरजेंसी लागू हुई, उसके बाद एक विकल्प के तौर पे लोगों के जहन में और राष्ट्रीय परिदृश्य में एक विकल्प उभर के आया। दूसरा विकल्प वो था राष्ट्रीय जनता पार्टी जी, जिसके मोरारजी देसाई, चरण सिंह चौधरी, चरण सिंह, मोरारजी देसाई और देवीलाल जैसे चेहरे उसमें मौजूद थे। लेकिन 1980 आते आते वो दूसरा विकल्प भी जनता के सामने से नीचे उतर गया। उसके बाद फिर वही एक सवाल जो पहले आज़ादी के वक्त भी था, वो सवाल फिर वैसे का वैसे रह गया कि दूसरा विकल्प मिलेगा तो मिलेगा कब। फिर आया 1989, 88-89 का दौर, मंडल कमंडल की राजनीति और आरक्षण विरोधी आंदोलन का दौर, जिसके बाद तेजी से एक पार्टी उभर के सामने आई और उसका नाम था भारतीय जनता पार्टी, जो कि जनसंघ का ही एक परिवर्तित रूप था, एक नया चेहरा था। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद तेजी से तरक्की की और दूसरे विकल्प के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी को, जब देश में पूरे 12 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, तो सवाल आज ये है कि कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी विकल्प हुई। लेकिन अगर जमीनी स्तर पे देखा जाए तो परिणाम उतने अच्छे हैं नहीं जितनी उम्मीदें, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं आज़ादी के वक्त भी थी। और साल दर साल सियासतें, तारीखें बदलती गई, सियासतें बदलती गई, मंत्री संतरी बदलते गए, लेकिन आज भी स्थितियां कमोबेश बहुत अलग नहीं है जमीनी हकीकत जी। क्योंकि पिछले 12 साल 26 मई 2014 को जब भाजपा की ताजपोशी हुई तो लगा तो ऐसा ही था, और खुद भारतीय जनता पार्टी ने भी यही जतलाया था, यही बताया था, यही दिखाया था जनता को कि हम भारत को एक स्वच्छ, साफ, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन देंगे, राजनीतिक स्थिरता देंगे, समग्र समावेशी और सतत विकास के नए सोपानों को गढ़ेंगे, देश में काला धन वापस आएगा, भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ पारदर्शी शासन प्रशासन होगा, आम आदमी खुशहाल होगा। ये सपने दिखाए गए थे, लेकिन आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें सपनों से ज़्यादा ये सब्ज बाग हुए और सपनों से आगे जमीनी तौर पर ये सपने कभी हकीकत में तब्दील हो ही नहीं पाए। उसकी वानगी आज हम देख रहे हैं कि आंकड़ों में और प्रचार प्रसार में सब कुछ है, भाषणों में सब कुछ ठीक ठाक है, होर्डिंग्स में, प्रचार प्रसार में, बैनरों में, आंकड़ों में सब कुछ ठीक है, लेकिन जमीनी हकीकत देखेंगे तो आज प्रदूषण के कारण भारत के शहर रहने लायक नहीं है। भारत की आधी जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। सबसे ज़्यादा दुनिया के गरीब भारत में है, सबसे ज़्यादा बीमारियां भारत में है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर भारत में हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया भर के तमाम रिपोर्ट है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स देखिए आप, वर्ल्ड पावर्टी इंडेक्स देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देखिए, वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स देखिए, कोई भी इंडेक्स देखिए, भारत की स्थिति अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान से भी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान से भी बदतर हालात हैं भारत के। लेकिन पीड़ तो वही थपथपाई जा रही, अभी भी वही कहा जा रहा है कि राम राज्य आ गया है, अमृतकाल आ गया है। क्या ऐसा ही है? तो आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो सवाल यह है कि अब तीसरा विकल्प कौन हो, क्योंकि कांग्रेस को भी आजमा चुकी है जनता, कांग्रेस को भी भरपूर मौके दिए गए, लेकिन शायद वो मौके
को भुना नहीं पाए कांग्रेस, उन मौकों का को बड़े अवसरों में तब्दील नहीं कर पाई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया गया, लेकिन 12 सालों 13 सालों का जो उनका कार्यकाल है, जबकि उनके पास सब कुछ है। पिछली बार लोकसभा में भी पूर्ण बहुमत उनके पास था, राज्यसभा में भी उनकी मेजोरिटी है आज की डेट में भी, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य विधानसभाओं से ही जाते हैं, और विधानसभाओं में देश के आधे से ज्यादा राज्यों में, लगभग 2/3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दलों की ही सरकार है। बावजूद उसके लोकसभा राज्यसभा में पावर में होने में के बावजूद, मेजोरिटी में होने के बावजूद भी देश के हालात जस के तस हैं। कहा तो यही गया था कि हम जब पावर में आएंगे, हम मेजोरिटी में आएंगे, हमें पूर्ण बहुमत होगा राज्यसभा लोकसभा में, तो हम देश को सतत समग्र समावेशी विकास की स्वर्णिम और नई ऊंचाइयों में नई सौगात देंगे, नई परिभाषाएं गढ़ी जाएंगी, नए प्रतिमान गढ़े जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में ऐसा कुछ भी है नहीं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे हम कई बार जाते हैं, ग्राउंड जीरो की हकीकत हम आपको दिखाते हैं तो तस्वीरें बिल्कुल उलट हैं। आंकड़ों, प्रचार प्रसार, भाषणों, नारों, होर्डिंग्स और उससे बिल्कुल अलग है। तो अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी कोई विकल्प रहता है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों को भी मौका दिया गया, तो कौन से विकल्प आजमाए? पहले तो आजादी के वक्त दूसरे विकल्प की तलाश थी। दूसरे विकल्प के रूप में जनसंघ भी आया, राष्ट्रीय जनता पार्टी भी आई, उसके बाद क्षेत्रीय दल भी आए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, दक्षिण भारत की डीएमके हो, एआईडीएमके हो, तमिल टीएमसी हो, या महाराष्ट्र में शिवसेना हो, अकाली दल हो, तमाम पार्टियां आई। लेकिन आज सब पर दांव खेला, सबने वही वादे, इरादे, संकल्प, विकल्प जतलाए, दिखाई, जनता को सपने दिखाए, लेकिन वो सपने सब्ज बाग हुए। सपनों की हकीकत, सपनों के सौदागर बन के जो लोग सत्ता सियासत की सीढ़ियां चढ़े, वहां सत्ता सियासत में जाते ही पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि सत्ता सियासत की सीढ़ियां चढ़ने के लिए ही भ्रष्टाचार, महंगाई, इन मुद्दों को, बेरोजगारी, इन मुद्दों को भुनाया जाता है। इन्हीं को सीढ़ी बना के सत्ता सियासत में बैठ के ही पहुंचते ही इन सारे मुद्दों को भुला के अपनी ढपली, अपना राग और अपने व्यक्तिगत और पार्टीगत स्वार्थों के लिए काम करना ही सब कुछ रह जाता है। ऐसा क्या हो जाता? फिर आम आदमी पार्टी पे विकल्प आजमाया गया विकल्प के तौर पे, लेकिन आम आदमी पार्टी भी उसी ढर्रे पे चलना शुरू कर दिया जिस ढर्रे पे अन्य पार्टियां चल रही थी। अब विकल्प तो क्या, फिर राजनीतिक विकल्पहीनता और राजनीतिक शून्यता के जिस चौराहे पर देश की जनता खड़ी है, अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आजमाया जाए तो किसे आजमाया जाए, किस पे दांव खेला जाए, किस पे दांव लगाया जाए। जी, तो इसी परिप्रेक्ष्य में अभी 14 मई को एक अप्रत्याशित घटनाक्रम कहेंगे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे सीजेआई सूर्यकांत, उन्होंने एक मामले की सुनवाई में कह दिया कि भारतीय जो बेरोजगार हैं वो कॉकरोच जैसे हैं, तिलचट्टे जैसे हैं, जिनका काम धाम कुछ होता नहीं है, और वो सोशल मीडिया के थ्रू या आंदोलनों के थ्रू किसी पे भी टूट पड़ते हैं, यानी ये परजीवी हैं, कॉकरोच जैसे। उसके बाद क्या होता, 16 मई को उसी पर अभिजीत दीपके, जो कि पहले आम आदमी पार्टी के मीडिया सेल में काम कर चुके हैं और अभी वो अमेरिका में अपनी पढ़ाई संभव तो कर रहे थे या पूरी कर चुके थे, उसी को उसके काउंटर में उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, कॉकरोच जनता पार्टी, और ये इतनी वायरल हुई कि महज 5, 7, 10 दिनों में, और आज की तारीख में हम जब बात कर रहे हैं तो 15-20 दिनों के समय में ही इसमें 2 करोड़ से 3 करोड़ के आसपास फॉलोवर हो चुके हैं, जो कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी पीछे कर दिया। तो सवाल यह है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी तीसरा विकल्प बन सकती है? और
आज उनका जंतर मंतर पे प्रदर्शन भी था, हजारों लोग उसमें शामिल हुए और अच्छी बात ये रही कि उनको समाज के सभी वर्गों का सहयोग भी मिला। उसमें बुद्धिजीवी वर्ग भी थे, विभिन्न समाज से जुड़े विभिन्न वर्गों के लोग भी शामिल थे और आम युवा और छात्र भी शामिल थे उसमें। लेकिन सवाल ये है कि आज तक, अब हम थोड़ा अतीत के पन्नों में झांक के देखें तो आज तक युवाओं के, जो भारत की बात करें, कोई भी आंदोलन अंतिम रूप से सफल क्यों नहीं हुआ। और युवाओं को जिन लोगों ने मोहरा बनाया, सीढ़ी बनाई, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हो, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हो, युवाओं को चेहरा, मोहरा और सीढ़ी बनाकर जिन्होंने सत्ता सियासत की मलाई खाई, सत्ता सियासत की सीढ़ियां चढ़ी, सत्ता सियासत में पहुंचे, युवाओं को जिन्होंने छला और सत्ता में पहुंचते ही जो तिकड़मबाजी, जालसाजी, और आंकड़ेबाजी की जो राजनीति चलते हैं, तो युवाओं को कब तक ठगा जाएगा, कब तक छला जाएगा। और क्यों युवा, आज तक युवाओं का कोई आंदोलन अंतिम और निर्णायक रूप से क्यों सफल नहीं हुआ, इसका क्या कारण है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि युवाओं में खुद नेतृत्व क्षमता न होना, लीडरशिप का न होना। युवाओं में, युवा आंदोलन करते हैं लेकिन हमेशा वो दूसरों का मोहरा बनते हैं। जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका युवा एक अपना नेतृत्व अगर खुद करते भी हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी बैकफुट पे आ जाते हैं, या वो राजनीति के उसी दलदल में, उसी गंदे, भ्रष्ट और गंदे दलदल में वो भी धंसते जाते हैं, जैसे पहले होता आया है। आपने गुजरात में देखा होगा, गुजरात में कुछ युवा चेहरे सामने आए थे, हुआ क्या? फिर बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी में उनका अदला बदली होती रही। जैसे ही उनके बीच घर भर गए, जेबें भर गई, वैसे उन्होंने भी आंदोलन की तरफ से मुंह मोड़ दिया। तो बात ये होता है कि आंदोलन के बाद मुद्दे भी हवाई हो जाते हैं, मुद्दे भी गायब हो जाते हैं। तो युवा चेहरों में भी जो आगे बढ़े थे, वो भी किसी न किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। यही आज तक का इतिहास रहा है। वो जो गुजरात में हार्दिक, और वो आपको पता होगा, नए चेहरे उभरे थे, महाराष्ट्र में नए चेहरे उभरे थे, और जो भारत में आपातकाल के बाद जो नए चेहरे उभरे थे, लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे शरद यादव हो, या फिर जॉर्ज फर्नांडिस हो, या मोरारजी देसाई हो, लालू प्रसाद यादव हो, ये तमाम जो भी चेहरे थे वो उसी आंदोलन से 1975 में जो समग्र क्रांति, जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो समग्र क्रांति का नारा छेड़ा गया था, उसी आंदोलन से आपातकाल के बाद उपजे, उसी आंदोलन की पौध थी, उसी आंदोलन की पैदाइशें थी ये सारे युवा नेता। लेकिन आगे जाके उन्होंने भी क्या किया? सत्ता सियासत की मलाई खाई, करोड़ों अरबों का साम्राज्य तैयार किया, और इसके बाद जो जमीनी मुद्दे थे वो वहीं के वहीं रह गए। नेता तो आगे बढ़ गए, युवा चेहरे जिन पे दांव खेला गया था युवाओं ने ही, देश ने, वो आगे बढ़ गए, लेकिन मुद्दे वैसे के वैसे रह गए, और वो मुद्दे आज भी वैसे ही हैं। तो सवाल ये उठता है कि दांव क्या इन पे खेला जा सकता है, युवा चेहरों पे? और उसके बाद हम अगर परत दर परत और के एक कड़ी दर कड़ी आगे बढ़े, तो 1988-89 में आरक्षण विरोधी आंदोलन में भी कई युवा चेहरे आए थे। युवाओं ने, हजारों नहीं लाखों की संख्या में युवा आए थे, सैकड़ों युवाओं ने, तो कई युवाओं ने आत्मदाह कर दिया था, और दर्जनों युवा मारे गए थे उस आंदोलन। उसके कारण बसवनाथ प्रताप सिंह की सरकार तक गिर गई थी। उसके बाद क्या सवाल ये उठता है कि उसके बाद कोई रचनात्मक निर्णायक परिवर्तन इस देश की राजनीति में, समाज में हुआ? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं।
जमीनी मुद्दे आज भी वैसे के वैसे ही हैं। हाँ, मैंने क्या कहा, जो उन आंदोलन से निकले हुए जो चेहरे थे वो आगे बढ़े, उन्होंने सत्ता सियासत की मलाइयाँ खाई, आज वो करोड़ों अरबों का एम्पायर खड़ा कर चुके हैं अपने लिए। लेकिन देश के मुद्दे आज भी दस के तस ही नहीं है, बल्कि नए मुद्दे उसमें जुड़ते गए और वो मुद्दे पुराने मुद्दे बड़े होते गए, और आज वो बेहद त्रासदीपूर्ण और बेहद चुनौतीपूर्ण और बेहद मुश्किल दौर में पहुंच चुके हैं तमाम सवाल। तो फिर क्या ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, क्या उस पर दांव खेला जा सकता है? क्योंकि पहले के जो अनुभव रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल का ही अनुभव क्यों ना हो, बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा है। हमें याद है केजरीवाल का आंदोलन हुआ था, अन्ना आंदोलन की आड़ में केजरीवाल ने भी सत्ता सियासत की सीढ़ियां चढ़ी। आज वो भी सत्ता सियासतदानों के भ्रष्टाचार के हों या सत्ता सियासतदानों के उसी पंक्ति में, उसी उसमें खड़े हैं, दिखाई देते हैं, जैसे पहले से होता आया है। जैसे जो परिपाटी चली आई है कि युवाओं के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, महंगाई के नाम पे युवाओं को ये मोहरा बना के सत्ता सियासत की सीढ़ियां चढ़े, और सत्ता सियासत में पहुंचते ही लूट तंत्र, वोट तंत्र, नोट तंत्र, झूठ तंत्र, प्रचार तंत्र की राजनीति में शामिल होके जितना चाहे जहां से बटोरा जाए और अपनी 100 पीढ़ियों के लिए, 100 पुस्तों के लिए इकट्ठा करके रखा जाए। क्या यही राजनीति का प्रिय सगल बन गया है? यही चाल, चरित्र, चेहरा, नीति और नियति बन चुकी है? या भ्रष्टाचार ही आचार, विचार, स्वच्छता, संस्कार या व्यवहार बन चुका है? तो ये जो आंदोलन है, ये कितना सफल हो पाएगा, इसके लिए जरूरी है कि युवाओं में जो भी ईमानदार हैं, वास्तव में जो देशभक्त हैं, वास्तव में जो ईमानदार हैं, वास्तव में जिनके खून में देशभक्ति, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन, स्वाभिमान, सत्य, न्याय, समता, निष्पक्षता जिनके खून में है, उन लोगों को ही नेतृत्व अपने हाथ में लेना चाहिए, या जनता को या युवाओं को उनके हाथ में ही बागडोर सौंपनी चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि इन आंदोलनों को कुछ चालू लोग, कुछ चालू युवा जो अपने फायदे के लिए इन आंदोलनों का उपयोग करते हैं, वो इनको लीड करते हैं। झूठे भरोसे, झूठे प्रचार प्रसार, झूठे वादे इरादे जतला के जनता को भी और युवाओं को बरगलाते हैं, झांसे में लेते हैं, उनके साथ खिलवाड़ करते हैं, और फिर सत्ता सियासत और राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने के बावजूद सब कुछ भूल जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, देशभक्त और सत्य, धर्म, न्याय और समता के लिए लड़ने वाले युवाओं को क्यों नहीं जनता आगे करती है? ये भारतीय जनता की भी कमजोरी है, ये भारतीय युवाओं की भी कमजोरी है कि वो अपना नेतृत्व ईमानदार हाथों में नहीं देते हैं, जो वाकई में सच्चे भक्त हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, समर्पित हैं, जिनके व्यक्तिगत संकीर्ण, क्षुद्र, कुत्सित स्वार्थ है ही नहीं, जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर हैं। उन युवाओं को क्यों नहीं कमान दी जाती है? उन चेहरों को क्यों नहीं कमान सौंपी जाती है? उसका नतीजा ये देश पिछले 70 सालों से भुगत रहा है और आगे भी भुगतता रहे। अभी तो ये ट्रेलर है। भारत के पास सिर्फ 20-30 साल बचे हुए हैं कुछ करने के लिए, 20-30 साल। उसके बाद स्थितियां कुछ बचाने, खोने, पाने की कोई स्थितियां होंगी नहीं। जिस अमृतकाल की बात करी जा रही है, जिस सोने की चिड़िया की बात, स्वर्णिम काल की बात की जा रही है, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली की बात करी जा रही है, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक ऐसा दिवा स्वप्न, एक दुस्वप्न बन जाए कि 2050 आते आते स्वर्ण काल, स्वर्णिम अतीत दोहराना तो दूर, हम जो मौजूदा स्थितियां हैं उसको बचाने की और देश को बचाने की स्थिति में भी न रहें। क्योंकि भारत की बात ही करते हैं हम, भारत की बात ही सुनाएं, तो भारत का जो इतिहास रहा है वो कभी उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, वहां तक भारत था भाई। ऐसा क्या हो गया? भारत टूट टूट के विघटन और विभाजन के से सिर्फ इतना सा भारत रह गया यार, जो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा,
और चीन तिब्बत तक जिनकी सीमाएं और यूनान तक जिसकी सीमाएं कभी थी, और ये ज़्यादा दूर की बात भी नहीं है। अगर आप 10वीं 11वीं शताब्दी में जाएं तो जिस समय कश्मीर का राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ था और कनिष्क था, उनके टाइम पे भी काबुल से लेकर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान से लेकर और नेपाल, भूटान और तिब्बत तक भारतीय सीमाएं चलती थी। उसके बाद भारत ने खोया ही है, कहने का मतलब ये लगातार खोया है। उसके बाद पाक अधिकृत कश्मीर खोया, उसके बाद सिया अक्साई चीन खोया, उसके बाद मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर से लेकर 90,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र खोता ही गया। और डेमोग्राफी की बात करें तो भारत की स्थितियां और भी कम हैं। जो भारतीय मूल के यहाँ लोग हैं उनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे घट रही है। तो 2020-2050 तक ही वक्त है कि कुछ किया जा सकता है। तो अब ये है कि दांव किस पे खेला जाए? क्या जनता कॉकरोच, भारतीय कॉकरोच जनता पार्टी पे खेला जाए? क्या वो तीसरे विकल्प के लिए, पहले तो आज़ादी के बाद दूसरा विकल्प राष्ट्रीय स्तर पे दूसरा विकल्प देखा गया, वो जनसंघ के रूप में भी देखा गया, वो भारतीय जनता राष्ट्रीय जनता पार्टी के रूप में भी देखा गया, वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी देखा गया, वो क्षेत्रीय दलों के रूप में भी देखा गया, लेकिन कोई भी जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, आशाओं को पूरा नहीं कर पाए, बल्कि उन्होंने जनता के साथ, जनता जनार्दन के साथ खिलवाड़ किया, उनकी भावनाओं के साथ, उनके आन बान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया। और देश को जितने भी चेहरे आगे गया, उन्होंने देश की आन बान, अस्मिता और पहचान को खत्म किया और देश को लूट खसोट की जो ये राजनीति है, भ्रष्टाचार की ये जो राजनीति है, उसी में वो भी शामिल हो गए। और उस लूट खसोट में जितना चाहा, जिसके हिस्से जो आया, जिसको जिस प्रकार से मौका मिला, उसने इस देश को और देश के संसाधनों को, देश के पूंजीगत संसाधनों को, देश के भौगोलिक संसाधनों को, देश के भौतिक संसाधनों की खूब लूट मचाई और खूब बटोरा और उसको विदेशी बैंकों में जमा किया, जिसको काले धन के रूप में जाना जाता है, जो लाखों में नहीं है, करोड़ों में नहीं है, अरबों खरबों में है वो। और वो शायद कभी वापस आएगा भी नहीं। उसको बाहरी देशों में ही ठिकाने लगा के उनकी प्रॉपर्टियां खरीदी गई हैं, वो कभी वापस आएगा नहीं। हमें याद है अन्ना आंदोलन, उसके गवाह हम भी रहे हैं। आज जो कॉकरोच जनता पार्टी की वहाँ पे पहला प्रोटेस्ट हुआ, वो पेपर लीक, चाहे नीट हो, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे वो सीयूईटी हो या सीबीएसई हो, जिसमें पर धांधलियां हो रही हैं। और पिछले 15 सालों में राष्ट्रीय स्तर की 90 परीक्षाओं में धांधलियां पाई गई हैं। और राज्यों की तो छोड़िए, राज्यों की तो सैकड़ों परीक्षाओं में बस वो ये होता है कि पैसे फेंको तमाशा देखो वाली स्थितियां। तो ये प्रतिभाशाली, करोड़ों लाखों प्रतिभाशाली युवाओं को भविष्य बर्बाद किया जा चुका है पहले भी और आज भी किया जा रहा है। तो जब पैसों के दम पे भर्तियां दी जाएंगी, तो पैसों के दम पे जो युवा पदों पे जाएंगे, वो कैसे इस देश का भला करेंगे? और पिछले 30-40 सालों में इस देश के जो बड़े बड़े पदों से लेकर कर्मचारी अधिकारी पदों पे तमाम भ्रष्ट लोगों का ही जमावड़ा हुआ है इन्हीं माध्यमों से। ये जो पेपर और प्रतियोगी परीक्षा, प्रवेश परीक्षाएं या बोर्ड परीक्षाएं हैं, इनके माध्यम से जो तमाम प्रकार की धांधलियां होती हैं, इससे ईमानदार प्रतिभाशाली युवा हमेशा पीछे रह जाते हैं। और जो भ्रष्ट, जिनके माँ बाप भ्रष्ट हैं, वो अपने लड़कों को पैसों के आश्रय आगे बढ़ाते हैं, तिकड़मबाजी, जोड़ तोड़, जालसाजियां करके। तो क्या ये देश लूट तंत्र, वोट तंत्र, नोट तंत्र, झूठ तंत्र, प्रचार तंत्र के अलावा तिकड़मबाजी, जालसाजी, हेरा फेरी के आश्रय ही आगे बढ़ रहा है? या इसी आधार पे इसकी नींव डाली जा रही है, इसी आधार पे इसको, इसी के आश्रय इसको विश्वगुरु बनाने की बात की जा रही है? और अगर ये हालात रहे तो हम समग्र समावेशी विकास में या ईमानदारी में विश्वगुरु बने न बने, लेकिन झूठ तंत्र, वोट तंत्र, नोट तंत्र में, जालसाजी, तिकड़मबाजी में जरूर विश्वगुरु बनेंगे, भ्रष्टाचार में जरूर विश्वगुरु बन जाएंगे हम। और इसमें देर नहीं होगी, जल्दी। अंतर्राष्ट्रीय जो तमाम रिपोर्ट्स हैं,
रैंकिंग है उसमें तो भारत के वही हाल है भाई। अगर आप थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग भारत की देखिए, बदतर है, बद से बदतर, 100 से भी नीचे रैंकिंग भारत की रहती है हर मामले में। क्या यही विश्वगुरु हम चाहते हैं? ऐसा ही भारत हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार में हम विश्वगुरु बने, महंगाई में विश्वगुरु बने, गरीबी में विश्वगुरु बने, बीमारियों में विश्वगुरु बने, प्रदूषण में विश्वगुरु बने, अच्छे लोगों को आगे बढ़ने ही न दिया जाए, ईमानदार लोगों को दरकिनार और हाशिए पर लटका दिया जाए, गुंडे मवालियों माफियाओं को आगे बढ़ाया जाए, उनको राजनीतिक पद दिए जाएं और उन्हीं को पैसे लेन देन करके कर्मचारी और अधिकारी बनाया जाए, तो ऐसे लोगों का जमावड़ा और जुगलबंदी के आश्रय ये देश चल रहा है। तो इस देश का भला होगा, पर होगा कैसे भाई? और जो युवा चेहरे आगे आते भी, मैं सिर्फ अब मैं थोड़ा आपको ट्रेलर के रूप में उत्तराखंड बताता हूँ। 2018 की बात, अन्ना आंदोलन की बात कर दी मैंने। अन्ना आंदोलन में लाखों लोग जुड़े थे। ये तो जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतने लोग हैं, वास्तव में जमीनी रूप में इतने लोगों ने प्रोटेस्ट में आए भी नहीं हैं अभी तक कभी। जंतर मंतर में जो आज का प्रोटेस्ट हुआ उसमें हजारों तो थे, लेकिन अन्ना आंदोलन में लाखों लोग हुआ करते थे। और उससे भी पहले जो जेपी आंदोलन हुआ था 1974-75 में, उसमें तो जब जेपी मंच पे जाते थे या उस समय के उनके जो सहयोगी मंच पे जाते थे तो 25-25 लाख 30-30 लाख लोग इकट्ठे हो जाते थे। अब वहां से चल के मैं उत्तराखंड पे ही आता हूं। 2018 की बात है, पहली बार यहां भर्ती परीक्षाओं में धांधलियों पे आंदोलन शुरू किया था। एक चेहरा उभरा था, बॉबी पंवार। लेकिन आज के उस समय बॉबी पंवार के साथ 20-20 हजार की भीड़ रहती थी। देहरादून की बात ही करें, ये हमने देखा है। 2018 में जब आंदोलन हुआ था उस समय हमने देखा था कि यहाँ पे पूरा कहीं रोडें बंद हो गई थी, जाम हो गई थी या रूट डाइवर्ट करने पड़े थे, इतने भीड़ उनके साथ थी। आज की तारीख में हम बात करें तो उनके साथ महज कुछ 100 लोग भी मौजूद नहीं हैं, क्योंकि उनकी एक कमी देखी। उनके साथ कई और चेहरे जुड़े। फिर एक त्रिभुवन चौहान, एक चेहरा उभर के सामने आया, 8-10 चेहरे और भी उभर के सामने आई। एक पीसी पंथ भी कुमाऊं से उभर के आया, बिरजू मयाल, बहुत चेहरे आए। लेकिन ये जो बेरोजगार आंदोलन यहाँ पे चला था परीक्षाओं में धांधली के रूप में को खत्म करने के लिए और भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षाओं को लिए, जो तो उस समय उनको बहुत समर्थन था, लेकिन उन्होंने बुलाया नहीं। बॉबी पंवार एंड कंपनी जो भी है, उन लोगों ने क्या किया कि आंदोलन किया 5-7 दिन 10 दिन, और उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि उनको मुख्य सचिव या कोई मंत्री बुला देता है। वो उनके साथ पता नहीं बंद कमरों में कौन सा बात होती है कि वो आंदोलनकारी जमीन पे हैं और वो अपने आप ही रातों रात गायब हो जाते हैं मंचों से। ये उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। यही कारण है कि बॉबी पंवार उनके साथ जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, एक समय उनके टीम में काफी लोग थे, मोहित डिमरी से लेकर और लुसन टोडरिया, और वैसे मैं शायद नाम भी भूल रहा हूँ, बहुत सारे लोग थे, पीसी पंत और राम खंडवाल जो अभी है, बहुत सारे लोग थे। अब लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। और 2018 में उनके साथ हजारों युवा थे उत्तराखंड के, लेकिन आज की डेट में 100 भी नहीं है उनके साथ। पिछले साल उन्होंने आंदोलन हुआ, अंकिता भंडारी प्रकरण पे भी हुआ, पेपर लीक पे भी हुआ, सीबीआई जांच पे भी हुआ, लेकिन पिछले साल एक परीक्षा पेपर लीक हुआ। लेकिन बॉबी पंवार के पास बहुत बड़ा मौका था, उसकी कंपनी बॉबी पंवार एंड जो उनकी टीम है स्वाभिमान मोर्चा, उनके पास, या बेरोजगार संगठन, उनके पास बहुत बड़ा मौका था कि वो, और उनके साथ मैं बता रहा हूं देहरादून में उनके साथ समाज के सभी लोग जुड़े हुए थे। पूरे प्रदेश से छोड़ो, दिल्ली से तक लोग आए भाई उनके साथ। उनके पास बहुत बड़ा मौका था, लेकिन उन्होंने कई गलतियां की। पहली गलती, उन्होंने कहा सिर्फ इस भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच। भाई इसी भर्ती परीक्षा की क्यों हो सीबीआई जांच, जब 2002 से ही सारी परीक्षाएं फिक्स हो रही हैं।
और 2015 के बाद कमोबेश हर परीक्षा में अंधेरगर्दी मची हुई है, तो उन्होंने ये मांग क्यों नहीं रखी कि पिछले 10 सालों की सारी परीक्षाओं की सीबीआई जांच की जाए। पहली गलती, एक परीक्षा की सीबीआई जांच से क्या होगा, वो जांच आज तक नहीं हुई, ठंडे बस्ते में पड़ी हुई और होगी भी नहीं। सीबीआई को भी लोगों ने पिंजरे में कैद तोता, सीबीआई हो चाहे ईडी हो चाहे सीवीसी हो, कोई भी सुप्रीम कोर्ट हो, सबको लोगों ने वही बता दिया है कि आज वो पिंजरे में डेमोक्रेसी को मजबूत बंद करने के बजाय वो तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये बात आज चल रही है क्योंकि जब सत्ता में मेजोरिटी में आई थी बीजेपी, और कांग्रेस भी जब मेजोरिटी में आई थी एक समय बम्पर रूप से, तो उस मेजोरिटी में आने से पहले उन्होंने एक ही चीज कही थी कि जब भी हमें वोट दो, हमें मेजोरिटी दो लोकसभा राज्यसभा में, हम मेजोरिटी में आएंगे तो हम देश को पता नहीं क्या बनाते हैं, हमारे पास पूरा पावर होगी कि हम कोई भी बिल बनाएं और उसको एक्ट में तब्दील करें, यानी विधेयक को अधिनियम बनाएं, देश के हित में हमें कोई रोकेगा नहीं। लेकिन पहले जब गठबंधन आए 90 के दशक में, गठबंधन की सरकारें आई, तो तब तो सब ने एक दूसरे को दोष दिया। कांग्रेस और बीजेपी के साथ जो गठबंधन में शामिल थे, कांग्रेस ने भी कहा कि हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गठबंधन वाले हमें करने नहीं दे रहे, हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है। बीजेपी की वही स्थिति हुई, 13 दिन की सरकार रही, फिर 13 महीने की सरकार रही, फिर आगे भी जो भी है हालात, उन्होंने भी वही रोना रोया कि हमें पूर्ण बहुमत है नहीं, हमें पूर्ण बहुमत मेजोरिटी में पूर्ण विश्वास बहुमत मिल जाए जनता का, तो पता नहीं हम क्या उखाड़ लेंगे। जनता ने दिया, उनको भरपूर मौका दिया, आज की डेट में भी और पिछली बार भी। पिछले 10 सालों में लगभग लोकसभा राज्यसभा में बीजेपी पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र है अपने आप में कानून बनाने में, लेकिन उसने कौन से कानून बनाए दिए, क्या कानून बनाए उन्होंने लोकतंत्र को तोड़ने के, देश के खेती किसानी को खत्म करने में, देश के जल जंगल जमीन और भौगोलिक संसाधनों को खत्म करने के कानून ही उन्होंने बनाए हैं। यही कारण है कि आज देश से लाखों करोड़ों जंगल काट का सफाया हो रहा है, और उसके नाम पे वन माफियाओं, भूमि माफियाओं, खनन माफियाओं, निर्माण माफियाओं, भवन माफियाओं, खनन शराब माफियाओं, वन माफियाओं, इनको वहां पे बसाया जा रहा है, इनके हाथों बेचे जा रहे हैं देश के संसाधन। यही आज हो रहा है। और उसके बाद भर्ती माफिया, पेपर माफिया, परीक्षा माफिया तो है ही। पहले तो बोलते थे कि हाई स्कूल इंटर की सीबीएसई में कोई धांधली नहीं होगी, वहां भी धांधली हो रही है, लापरवाही हो रही है, अव्यवस्था हो रही है और धांधली भी हो रही है। अब तो बोल रहे हैं कि सेना को बुलाना पड़ेगा पेपर ले जाने के लिए, यानी सेना का वही काम रह गया है कि सीमाओं को छोड़ के वो पेपर को ले जाने का काम करें। कितने शर्म की बात है, कितने हताशा और निराशा वाली बात है। लेकिन शर्म तो उनको आती नहीं है, क्योंकि बेशर्मी का नकाब ओढ़े हुए, बेशर्मी का मुखौटा ओढ़े हुए वो बरसों से इस देश को लूट पीट रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, और लूट तंत्र, वोट तंत्र, नोट तंत्र, झूठ तंत्र, प्रचार तंत्र की जो ये राजनीति चल रही है, ये लगातार आगे बढ़ रही है। और कहीं विकल्प सामने आए, लेकिन सब ने वही किया, जनता को छला, जनता की भावनाओं को छला, देश की आन बान शान अस्मिता को छला, देश की पहचान को खत्म किया, देश के स्वाभिमान को खत्म किया, भारत माता की आंचल को लूटा, पीटा, खसोटा, नोचा, सबने वही किया। तो क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी भी कुछ उखाड़ लेगी? सवाल ये होता है, क्योंकि तीसरा विकल्प अभी तक मिला नहीं। पहला और दूसरा विकल्प के रूप में आजमाया जा चुका है। पहले विकल्प कांग्रेस थी आजादी के बाद, दूसरे विकल्प के रूप में जनसंघ भी आई, दूसरे विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी आई, दूसरे विकल्प के रूप में राष्ट्रीय जनता पार्टी भी आई, दूसरे विकल्प के रूप में एक छत्र, एक बार पूरा 90 का दशक देखें तो पूरा क्षेत्रीय पार्टियों को मौका दिया गया कि चलो यार आप ही कुछ कर लो। लेकिन अब तो विकल्पहीनता और राजनीतिक शून्यता, राजनीतिक विकल्पहीनता कि जिस चक्रव्यूह में भ्रमजाल, भंवर जाल, भूल भुलैया में जनता को फंस चुकी है, अब वो जनता को भी समझ में नहीं आता है कि दांव खेला जाए तो खेला जाए किस पे दांव लगाए जाए, किस पे। तो क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी ऐसा कुछ कर लेगी कि जिससे
देश में अंतिम और निर्णायक रूप से कुछ होगा। क्योंकि युवाओं की बात कर ली मैंने, उत्तराखंड में हूं मैं, और उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड से ही शुरुआत की मैंने। उत्तराखंड में इसलिए किया मैंने कि देखो उत्तराखंड में युवाओं का भरपूर समर्थन मिला। बॉबी पंवार एंड उनका जो भी ग्रुप है भरपूर 2018 में बॉबी पंवार ने कहीं अपने जो सहयोगी जो उसके सुख दुख के साथी थे उन्हीं को अलग कर दिया अपने से। और कभी भी कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं है बॉबी पंवार ने जिस आंदोलन को अंतिम और निर्णायक रूप से या उनके सहयोगियों ने अंतिम और निर्णायक रूप से समाधान की दिशा में आगे बढ़ाया हो। पिछले साल भी 8-10 दिन चला आंदोलन, उसके बाद मुख्यमंत्री आए, वहां पे मुख्यमंत्री को फूलों की मालाएं पहनाई गई और उसके बाद बॉबी पंवार भी कहीं किसी कोने में दुबक गई, या उनके साथ जो भी अन्य लोग भी शामिल थे उनको, तो उन्होंने मौके गंवाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब भी इस प्रकार के मौके, चाहे वो अन्ना आंदोलन हो, चाहे कोई भी पहले वो आरक्षण विरोधी आंदोलन रहा हो या जेपी आंदोलन रहा हो, ऐसे मौके गंवाए क्यों जाते हैं? उसके पीछे सबसे बड़ा होता है व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ। जो युवा राजनीति में जा रहे हैं आज, या युवाओं के जो कमान संभाल रहे हैं, उन लोगों के भी व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ सर्वोपरि होते हैं। व्यक्तिगत पूंजीगत स्वार्थ हों या व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ हों, वो सबसे पहले होते हैं। और जैसे ही वो युवाओं के आश्रय या इस प्रकार के आंदोलनों के आश्रय या इस प्रकार मुद्दों, बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों के आश्रय जो ही आगे की सीढ़ियां तय करते हैं, वैसे इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, व्यक्तिगत पूंजीगत महत्वाकांक्षाएं, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की महत्वाकांक्षाएं भी कुलांचे मारने लगती हैं। उसके बाद जब वो हवा में उड़ते हैं, उनके बाद उनको जमीन नजर नहीं आती और न जमीनी मुद्दे नजर आते हैं। राजनीतिक सफर तय करने के बाद और आगे बढ़ने के बाद राजनेता भी गायब हो जाते हैं, युवा नेता भी गायब हो जाते हैं, और उनके दावे वादे इरादे भी हवाई हो जाते हैं। सब कुछ टाइम फिस हो जाता है। इसी के कारण भारत में कोई युवा आंदोलन अंतिम और निर्णायक रूप से सफल नहीं हुआ। उत्तराखंड में हमने ये हालात देखे हैं। 2018 में भी कई बहुत सारे आंदोलन हैं जिसमें हम शामिल हुए, लेकिन जब अंदरूनी हालात हमने देखे तो हमें कहीं लगा नहीं कि ये जो युवा के लीडरशिप है वो कहीं भी अंतिम या निर्णायक रूप से ये आंदोलन लड़ रहा है या समर्पित होकर लड़ रहा है सामूहिक और सामुदायिक हितों के लिए, या अंतिम और निर्णायक रूप से ये इसके समाधान की दिशा में आगे बढ़ाना चाहते। 2018 में आंदोलन हुआ, 2016 में आंदोलन हुआ। क्या आप सिर्फ उत्तराखंड की बात करें, यहाँ भर्ती पेपर लीक मामला रुक गया क्या? यहाँ तो भर्तियों में छोड़ो, उत्तराखंड में इतनी अंधेरगर्दी इस बीजेपी के राज में, जो स्वच्छता पारदर्शिता के नाम पे, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के नाम पे जो सबसे ज्यादा ईमानदारी की दुहाइयां देती है, इस बीजेपी सरकार की बात करें तो यहाँ सिर्फ पेपर लीक ही नहीं हुए, यहाँ डायरेक्ट बिना पेपर दिए भी भर्तियां हुई। कोरोना काल में विधानसभा से लेकर तमाम जगहों सिर्फ एक एप्लीकेशन, मंत्री संतरी या जो वो है, वो एप्लीकेशन के आश्रय उन्होंने बहुत सारों को नौकरी दी है। यहाँ तो पेपर लीक भी नहीं हुआ, बैकडोर से सीधे नियुक्तियां दी गई। कई बार ऐसा भी हुआ। यहाँ सिर्फ परीक्षाओं में ही धांधली नहीं होती है, यहाँ प्रमोशन में धांधली होती है, यहाँ अटैचमेंट में धांधली होती है, यहाँ ट्रांसफर में धांधली होती है। सब जगह पैसे का खेल है। समझ में नहीं आता ये भारत क्या वही भारत है जिस भारत में रामकृष्ण जैसे लोगों ने जन्म लिया, जिसमें भगवान के 24 अवतार हुए, 23 अवतार हुए। क्या यही भारत है? हमारे महान पूर्वजों ने क्या इसीलिए महान कार्य किए? क्या इसलिए उन्होंने शहादतें दी? क्या उसीलिए उन्होंने त्याग, तपस्या और बलिदान का एक उदाहरण, एक इतिहास बनाया कि उनकी आने वाली नालायक संतानें इस देश की आन बान, अस्मिता, पहचान, स्वाभिमान सब खत्म करें, खंड खंड करें? अगर आज वो होते तो उनकी आत्माएं भी रोती अपनी नालायक संतानों को, जो चंद पैसों और चंद सिक्कों की खातिर बिकने वाले जो ये गद्दार हैं, और चंद स्वार्थों की खातिर बिकने वाले ये गद्दार हैं। उनकी हालत वो भी देखते तो जार जार आंसू बहाते वो कि साले कैसे नालायकों को पैदा किया हमने।
हमारे देश ने महाराणा प्रताप जैसे लोगों को देखा है, मानधाता जैसे लोगों को देखा है, दधीची जैसे लोगों को देखा है, लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तांत्या टोपे जैसे लोगों को देखा है, दुर्गावती से लेकर रामकृष्ण परशुराम जैसे लोगों को देखा है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से लेकर, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर, समुद्रगुप्त से लेकर, ललितादित्य मुक्तापीड़ से लेकर, चाणक्य कनिष्क से लेकर और तुलसी कबीर को भी देखा है। उस देश के आज ये हालात हैं। सबकी आंखों पे जब अति भौतिकवादी था, अति स्वार्थवादी था, अति उपभोक्तावादी था, अति पूंजीवादी था और अति महत्वाकांक्षा का जब पर्दा चढ़ा हो, चश्मा जड़ा हो और पट्टी बंदी हो, तो फिर क्या लोकतांत्रिक मूल्य, क्या नैतिक मूल्य, क्या संवैधानिक मूल्य, कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है। रह जाते हैं तो व्यक्तिगत संकीर्ण, क्षुद्र, कुत्सित और निकृष्ट स्वार्थ, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं ही रह जाती हैं और वही हावी होती है सामुदायिक संगठनात्मक मुद्दों पर। उन्हीं के आश्रय सबको बेवकूफ बना के देश की जनता को इस प्रकार सत्ता सियासत की सीढ़ियां पहले भी चढ़ी जाती रही हैं, आज भी चढ़ी जाती। लेकिन दुहाइयां तो वही दी जाएंगी, नैतिकता की दुहाइयां वही दी जाएंगी, अनुशासन और भ्रष्टाचार, स्वच्छ पारदर्शी शासन प्रशासन की भ्रष्टाचार मुक्त, और उन मुद्दों के उन्हीं दुहाइयों को दे देकर जनता को बरगलाया जाएगा, भटकाया जाएगा। तो सवाल ये उठता है, ये लोकतंत्र सज रहा है, संवर रहा है, निखर रहा है, या हाँप रहा है, कांप रहा है, सिकुड़ रहा है, सिमट रहा है? ये लोकतंत्र का तमाशा है, लोकतंत्र पर तमाचा है, ये लोकतंत्र का जनाजा है। और अगर ये जनाजा निकाला है लोकतंत्र का, तो निकाला किसने है? और ये लोकतंत्र का ही नहीं, संविधान का भी जनाजा निकाला गया है। और नैतिक और हमारे जो सनातन सत्य, धर्म, न्याय और समता पर आधारित जो सनातन और वैदिक संस्कृति थी, उसको भी मुखौटा बना के उसी का जनाजा निकाला गया है, उसी को मुखौटा बनाया जाता है और अपने स्वार्थ पूरे होते ही उसी का जनाजा निकाला जाता है। ये स्थितियां हैं। तो अब कॉकरोच जनता पार्टी क्या तीसरा विकल्प हो सकती है? हम अंतिम पड़ाव पे आके फिर वही बात करते हैं। क्या ऐसा है? अन्ना आंदोलन आपने देखा, जेपी आंदोलन देखा, आरक्षण विरोधी आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन देखे आपने। सब उन आंदोलन के बाद जो चेहरे उभरे थे, उन्होंने देश को लूटा ही, जनता को भावनाओं से ही खिलवाड़ किया। लेकिन क्या अब जो कॉकरोच जनता पार्टी है, क्या उससे जो चेहरे उभरेंगे, क्या वो देश का भला करेंगे? क्या उन पर दांव खेला जा सकता है? उन पर भरोसा, विश्वास जताया जा सकता है, जताया जा सकता है? विश्वास तो जताया जा सकता है, लेकिन उसी पर जो ईमानदार हो, स्वच्छ, जिसके कोई व्यक्तिगत स्वार्थ न हो, जो वास्तव में देशभक्त हो, जो सत्य, धर्म, न्याय और समता के लिए काम करता हो। लेकिन क्या ऐसे चेहरे सामने आने भी दिया जाता है? क्या सामने आते भी हैं उन? क्योंकि ऐसे चेहरों को तो नापसंद किया जाता। भारत में एक बात चलती है कि जो विशुद्ध रूप से ईमानदार आदमी है, उसको भी भारतीय जनता भी बर्दाश्त नहीं करती है, और भारतीय राजनीतिक तंत्र, प्रशासनिक तंत्र भी उसको बर्दाश्त नहीं करता है। जो विशुद्ध रूप से ईमानदार है, अनुशासित है या अच्छा है, और जो विशुद्ध रूप से बेईमान है, उसको भी न तो भारतीय जनता आगे बढ़ाती है। तो भारत में बताते हैं, न विशुद्ध ईमानदार को न विशुद्ध बेईमान को पसंद किया। भारत में पसंद किया जाता है जो बेईमानी और ईमानदारी के बीच एक तालमेल, बोले ना कि बाहर तो ईमानदारी दिखाए लेकिन पर्दे के पीछे बेईमानी बिखरता रहे, उसको ज्यादा पसंद किया जाता है। तो ये जो भटकाव का दौर है, वो कब तक चलेगा? क्या तीसरा विकल्प मिलेगा? नहीं मिलेगा। तीसरे विकल्प के रूप में क्या भाजपा कांग्रेस के बाद क्या राष्ट्रीय स्तर पे कॉकरोच जनता पार्टी को देखा जा सकता है? क्योंकि इससे पहले आप देखो, जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर भी उभर के आए थे, लेकिन उनको कोई सीट नहीं मिली। उससे पहले अन्ना आंदोलन के बाद केजरीवाल उभर के सामने आए थे, या उनके सहयोगी से। अन्ना आज भी वहीं के वहीं हैं। न तो भ्रष्टाचार का चेहरा बदला, न चाल चरित्र चेहरा बदला, बल्कि वो नए नए रूपों में भ्रष्टाचार के नए नए चेहरे सामने आते गए। और आज
दुनिया भर में भ्रष्टाचार के जो तमाम सूचकांक हैं, विकास के जो तमाम सूचकांक हैं, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी की तमाम सूचकांक हैं, उसमें भारत की बद से बदतर स्थिति बनी हुई है, लगातार बनती जा रही। इस देश को सुधारेगा कौन? इस देश में सत्य, न्याय, समता, निष्पक्षता का जो राम राज्य है वो आएगा कब? इस देश में विकेंद्रीकरण होगा तो होगा कब? इस देश में भ्रष्टाचार मुक्त, स्वच्छ, पारदर्शी, सुशासन और स्वशासन आएगा तो आएगा कब? कौन लाएगा? कहीं इस इंतजार में कल परसों में बरसों गुजर गए, दशकों गुजर गए। शुरुआत में एक जो उत्साह रहता था आज़ादी के समय भी कि शायद बदलेगा, आज बदलेगा, कल बदलेगा, परसों बदलेगा। फिर जेपी आंदोलन आया, उस समय भी लगा कि हाँ अभी बदलने वाला है साहब। जब आज से 50 साल पहले जेपी आंदोलन हुआ था समग्र क्रांति का, उस समय लगा बस अब तो भारत में सब कुछ बदल जाएगा, नए सिरे से भारत को गढ़ा जाएगा जिसमें भ्रष्टाचार को कोई स्थान नहीं होगा और प्रत्येक भारतवासी अपने भारतीय होने पे गर्व करेगा। क्या ऐसा हुआ? उसके बाद 1988-89 में आरक्षण विरोधी आंदोलन चला, पूरे देशव्यापी आंदोलन चला। लगा कि सब कुछ बदलने वाले हैं। जैसे ही विश्वनाथ प्रताप सिंह की संयुक्त मोर्चा की सरकार गई, वैसे लगा कि अब बहुत कुछ बदल जाएगा। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ ही बदल जाएगा। लेकिन क्या कुछ बदला? उसके बाद उदारीकरण की नीतियां आई नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जुगलबंदी में। उस समय भी कहा गया कि उदारीकरण के जरिए इस देश को बदला जाएगा, इस देश को आगे बढ़ाया जाएगा, इस देश की तरक्की सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? उसके बाद अन्ना आंदोलन आया, बाबा रामदेव और अन्ना हजारे की जुगलबंदी वाला और केजरीवाल की जुगलबंदी वाला। क्या कुछ बदला? और क्या ये जो कॉकरोच जनता पार्टी उसकी का जो आंदोलन है, मूवमेंट, वो भी क्या कुछ बदल पाएगा? ये इस बात पे निर्भर करता है कि उसकी कमान, उसकी लगाम कैसे लोगों के हाथों में है। क्योंकि भारत में अगर लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों के हाथ में लगाम होती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों के हाथ में लगाम होती देश की, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह जैसे जैसे लोगों के हाथों में लगाम होती, तो शायद इस देश का इतिहास कुछ और होता, इस देश का परिदृश्य कुछ और होता। लेकिन हम लोगों ने उन्हें जी न तो जीने दिया और न उनके हाथों में कभी लगाम सौंपी भी गई, लेकिन वो भी एक अल्पकालिक और क्षणिक ही साबित हुई। अगर ऐसे लोगों के हाथों में आज भी लगाम सौंपी जाए, लेकिन ऐसे लोग हैं ही कम, जो हैं भी उनको कभी आगे आने दिया ही नहीं जाता है। अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ नक्कार खाने में तूती की आवाज़ साबित होती है। उनको उन्हीं के लोगों का सहयोग नहीं मिल पाता है। उनकी जो ईमानदार आदमी है, अच्छा आदमी है, उसकी नीति पे, उसकी नियति पे उसी के अपने लोग शक करते हैं। जब उसी को आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो जाहिर सी बात है, आंदोलन कोई भी हो, जैन जी का हो या अन्य आंदोलन है, अन्य वर्गों का, समाज का आंदोलन हो, प्रकृति पर्यावरण को बचाने का आंदोलन है, जब वो मजबूत, सशक्त, निष्पक्ष, ईमानदार हाथों में होगा, प्रतिबद्ध और जुझारू हाथों में होगा, तभी वो अंतिम और निर्णायक समाधान की दिशा में आगे बढ़ेगा। और आज इस देश को इस चीज़ की बेहद और नितांत आवश्यकता है कि ऐसे हाथों में एक दो नहीं, हजारों, सैकड़ों हाथों में देश का नेतृत्व सौंपा जाए, जो देश के लिए वाकई में अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से, व्यक्तिगत पूंजीगत हो या पार्टीगत स्वार्थों से ऊपर उठकर, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर देश के संगठनात्मक, सामुदायिक, समग्र समावेशी विकास के लिए और हितों के लिए काम ही न करें, बल्कि खुद को समर्पित कर दें और जान भी देनी पड़े तो जान भी देने के लिए तैयार रहें। चाहे उन्हें शहीद का दर्जा मिले या फिर मौजूदा सरकार उनको देशद्रोही या का दर्जा ही क्यों ना दे। क्योंकि जब गोरे अंग्रेजों के से ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं ये काले अंग्रेज, जो हमारे बीच से निकले हुए चंद पैसे, चंद सिक्कों और चंद रुपयों और चंद स्वार्थों की खातिर ये देश सत्ता सियासत की दलाली करते करते संसाधनों की नीलामी करने पे उतारू हुए हैं।
तो इनको मार भगाना, इनको उखाड़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार रहना होगा। और ईमानदार हाथों में ये आंदोलन की बागडोर सौंपनी होगी, तभी कुछ अंतिम और निर्णायक रूप से कोई बदलाव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।